Hello everyone, in today's lecture we are going to discuss the anti-cancer drugs. So anti-cancer drugs जो है वो अलग अलग एंटी कैंसर, लेकिन कैंसर के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स। तो पहले देखते कि ट्रीटमेंट्स कौन से हैं। सो वेरी फर्स्ट इट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट है। देन उसके अलावा रेडिएशन से निकाल सकते हैं, देन बाय कीमोथेरेपी, देन लास्टली बायोलॉजिकल मेथड। तो कैंसर सेल्स जो है हमें हमारे बॉडी से निकाल कर फेंकना है। कैंसर इज़ नथिंग बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। सो कैंसर की जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत हमारे बॉडी को करता है हार्म कॉज, इसलिए हमको वो निकालना है उन्हें हमारे बॉडी के बाहर। तो हमारे बॉडी के बाहर निकालने के लिए बहुत सारे मतलब ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कीमोथेरेपी एजेंट्स, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स भी बोल सकते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स भी बोल सकते हो आप इसको। तो एंटी कैंसर ड्रग्स जो है वो एक्ट करते हैं जो हमारे यूजुअल जो सेल साइकिल बोल सकते हो, सेल साइकिल, देन डीएनए रेप्लिकेशन, देन मेटाबॉलिक पाथवेज जो भी रहेंगे, मेटाबॉलिक पाथवेज पे एक्ट करते हैं। देन अलग अलग मैकेनिज़्म है, बहुत सारे ड्रग्स है अवेलेबल, तो बहुत सारे मैकेनिज़म्स है और अलग अलग जगह पे एक्ट करेंगे। कुछ रहेंगे सेल साइकिल बेस्ड, या फिर कुछ रहेंगे सेल या फिर बोल सकते हो सेल स्पेसिफिक बोल सकते हो, और सेल नॉन स्पेसिफिक बोल सकते हो। तो सबसे पहले सेल साइकिल समझना इंपॉर्टेंट है। सेल का जो बेसिक मैकेनिज्म है सेल साइकिल का वो समझना इंपॉर्टेंट है, तभी हम समझ पाएंगे कि ड्रग्स कौन से अवेलेबल है। सो देखो, सबसे पहले देखो सेल साइकिल के अंदर क्या है। तो हमारे इसके अंदर क्या होता है, तो डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो सेल साइकिल में सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल से जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है G1 फेज से। सेल साइकिल बिगिंस विथ G1 फेज। G1 फेज में सारे एंजाइम्स हो गए रेडी। ओके, तो सारे एंजाइम्स रेडी होने के बाद ये क्या होगा, तो सेल साइकिल के जो है G1 फेज में सारे एंजाइम्स प्रिपेयर होंगे, फिर वो जाएगा उसके बाद में एस फेज पे। एस फेज में क्या होगा, तो जो एक डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। एस फेज में क्या होगा, सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, तो इसमें होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन होगा यहाँ पे एस फेज में। एस फेज के बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, तो सारे प्रिपरेशन करेंगे। तो ये G1 फेज और G2 फेज जो है ये प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारा जो एम फेज है, या फिर माइटोसिस जिसको बोल सकते हैं। माइटोसिस क्या है, एक सेल के दो सेल बनना। एक सेल के दो सेल बनना, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं। हम ये यूकैरियोटिक सेल का देख रहे हैं तो माइटोसिस होगा, ठीक है। तो माइटोसिस कैसे होता है, इट स्टार्ट्स विद दी प्रोफेज। सबसे पहले क्या होता है एम फेज में, एम फेज यानी माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में क्या होता है, सबसे पहले प्रोफेज। प्रोफेज बिगिन होता है। तो प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में सबसे पहले तो समझ लो कि क्रोमोजोम्स है। क्रोमोजोम्स के अंदर जो सेंट्रियोमर्स रहेंगे वो आएंगे अपोजिट पोल्स पर। उसके बाद में जाएंगे, फिर सेकेंड होगा मेटाफेज। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स जो है वो एक इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे, और सेंट्रियोमर्स क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर हमको देखने मिलेंगे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हुए। तो मेटाफेज में क्या होंगे कि सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जैसे ही मेटाफेज ख़त्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे मेटाफेज, ठीक है। जैसे ही मेटाफेज ख़त्म होगा वो जाएंगे एनाफेज के लिए। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है उनको सेंट्रियोमेर से पकड़ करके अपोजिट पोल्स की तरफ खींचा जाएगा। देखा, अलग अलग पोल्स पे खींचा गया। जैसे ही वो एनाफेज होगा, एनाफेज के बाद वो अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। तो अब सब सेल ऑर्गेनल्स हर चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये सेल के अंदर फॉर्म होगा फोरो फॉर्म होगा, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे फोरो फॉर्म हुआ। अब इक्वल नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स दोनों, इसमें सब कुछ जब बंटवारा करो तो इक्वली बंटवारा करते हो ना, तो सेम सेल में ही वैसे होगा, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर वापस से ये एक सेल के दो सेल बन जाएंगे। ओके, ये एक हो गया, सेल साइकिल हो गया। अब एम फेज हो गया। अब नेक्स्ट कहाँ पे एक्ट कर सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स, तो वो एक्ट कर सकते हैं एस फेज के बाद। एस फेज ये जो एस फेज है यानी कि G1 फेज के बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वहाँ एक्ट करेंगे।
तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर देखो, अब देखो एक और जगह जहाँ पे वो एक्ट कर सकते हैं। तो G1 फेज़ होगा, G2 फेज़, देखो G1 और G2 के बाद हमेशा चेक पॉइंट्स रहेंगे। ये चेक पॉइंट्स रेगुलेटर्स जो है वो अलग अलग जीन्स रहेंगे। तो ये जो जीन कंट्रोल करते हैं ना, G1 चेक पॉइंट और G2 चेक पॉइंट, उनमें अगर म्यूटेशन होता है तो एक सेल, मतलब G2 फेज़ के बाद क्या होना चाहिए, सेल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपोप्टोसिस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चेक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल G1 चेक पॉइंट है। G1 चेक पॉइंट में देखो, अब G1 चेक पॉइंट पे अगर यहाँ पे देखो डीएनए है, डीएनए के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया, डीएनए के अंदर कोई मे बी मिसमैच हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अब ये क्या होना चाहिए, तो ये जो डीएनए के अंदर मिसमैच हुआ इसको करने चाहिए रिपेयर, ये होना चाहिए रिपेयर। तो G1 चेक पॉइंट के G1 चेक पॉइंट के पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेक पॉइंट, तो ये क्या होना चाहिए था, रिपेयर। बट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, फिर वो वहाँ पे कैंसरस सेल फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो एस फेज के बाद होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन से हैं। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंजाइम एक ये है हेलिकेस। हेलिकेस का काम क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म करना। रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म किया तो आगे जो डीएनए जो है वो कम्प्लीटली अनवाइंड हो गया। देन एक और एंजाइम है जिसको बोल सकते हैं हम डीएनए गायरेज भी बोल सकते हैं, या टोपोआइसोमरेज सेकेंड, जो कि क्या करेगा, ये जो डीएनए है, ये जो आपका डीएनए दिख रहा है ना, तो इसको करेगा ये अनवाइंडिंग, इसकी अनवाइंडिंग, क्योंकि डीएनए कैसा है, कॉइल्ड है, डीएनए इज कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड रहेगा। तो डीएनए की जो कॉइलिंग है उसको अनवाइंडिंग, यानी उसकी जो अनकॉइलिंग है उसका काम कौन करेगा, तो टोपोआइसोमरेज सेकेंड करेगा। सो ये जो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है वो ही डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग है, तो अब इसको अनकॉइलिंग करना इम्पोर्टेंट है, तभी जा कर के जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो हो पाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे हेलिकेस है, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म हुआ। ओके, तो एक जगह पे बनना स्टार्ट हो जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे देखो, जो डीएनए है उसके ऊपर रहेंगे जो डीएनए है, डीएनए के अंदर रहते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस। न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन से हैं, तो यहाँ पे अलग अलग कलर से अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बेस को यहाँ पे डिनोट किया है। तो सबसे पहले देखो पिरिमिडिन्स, पता है ना, पिरिमिडिन्स एंड प्यूरिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, या फिर पिरिमिडिन्स या प्यूरिन्स। सो यहाँ पे देखो थाइमिडिन और साइटोसिन, और यहाँ पे एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स है। पिरिमिडिन्स कौन से, थाइमिन और साइटोसिन। सो देखो ये अलग अलग जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये मूव होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो डीएनए है उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है वो ऐड करते जाएगा और ये मूव करता जाएगा। एक तरफ क्या बनेगा, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड रहेगा और एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर देखो जहाँ पे है ना लैगिंग स्ट्रैंड, देखो अब यहाँ पे भी ये कम्प्लीटली डीएनए रेप्लिकेशन ज़्यादा डिटेल में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, प्रोसेस सारी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। देन एक तरफ जो है कंप्लीट डीएनए, मतलब ये होगा, कहीं पैचेस फॉर्म होंगे जिसको हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बोल देंगे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सारा कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं पढ़ते बैठेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। तो अब देखो ये सारा चीज़ें तो आपको ऑलमोस्ट समझ गई होंगी जो भी यहाँ पे डिस्कस की है, जो सेल साइकिल है या फिर एम फेज़ है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है, जैसे कि टोपोआइसोमरेज सेकेंड ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर हेलिकेस या डीएनए पॉलीमरेज। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखो जो एंटी कैंसर ड्रग है वो है, उनको अल्कलेटिंग एजेंट्स बोला जाता है, अल्कलेटिंग एजेंट्स। तो अल्कलेटिंग एजेंट्स जो है वो काम करेंगे डीएनए या फिर डीएनए के ऊपर, और इनका काम क्या है, एंटी प्रोलिफरेटरी ड्रग्स, ये प्रोलिफरेशन होने नहीं देंगे। तो ये क्या करेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किसको बाइंड करेंगे, ये बाइंड करेंगे कोवैलेंटली वया अल्किल ग्रुप्स।
अल्किलिक ग्रुप जो रहेंगे उनसे ये बाइंड करेंगे और सेल को अरेस्ट करेंगे। डीएनए ग्रुप, अल्किलिक ग्रुप किसको बाइंड करेंगे? डीएनए को, और क्या करेंगे? सेल को अरेस्ट कर देंगे। अरेस्ट इन द सेंस उनका जो मतलब जो सेल साइकिल है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे स्टॉप कर देंगे। अब देखो अल्कलाइटिंग एजेंट क्या है, इन्होंने इनको यहाँ पे रेडिकल ग्रुप जो दिख रहा है वो अल्कलाइटिंग ग्रुप है, इन्होंने इसको बाइंड कर दिया और इनका क्या किया? क्रॉस लिंकिंग कर दिया। क्रॉस लिंकिंग कर दिया। क्रॉस लिंकिंग करने की वजह से क्या हुआ? ये जो सेल है, अब ये सेल जो है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। अब ये सेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स है, इसका मतलब कि यहाँ पे चेक पॉइंट है, आगे कहीं ये चेक पॉइंट पे जाएगा। चेक पॉइंट पे जाने के बाद क्या होगा? इसको चेक किया जाएगा कि ये सेल ठीक है क्या। अगर ठीक नहीं है तो इसको सेल अरेस्ट हो गया। सेल अरेस्ट हो गया मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स है मतलब इसकी ग्रोथ आगे नहीं हो सकती। ग्रोथ नहीं होगी मतलब इसको क्या किया जाएगा? सेल अरेस्ट हो गई मतलब इसको क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली इसको रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको जो है या तो इसको डीएनए रिपेयर होगा, ये डीएनए रिपेयर होगा, अगर रिपेयर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अपोप्टोसिस के लिए जाएगा। दो ही ऑप्शन है ना। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो क्या करते हो? उसको या तो रिपेयर करते हो या तो कोने में फेंक देते हो, क्योंकि अब वो बनने वाली नहीं है। अगर बनने वाली नहीं है तो क्या करोगे? उसको फेंक दोगे ना। सेम वैसे ही यहाँ पे डीएनए रिपेयर, या तो डीएनए रिपेयर करोगे, अगर रिपेयर नहीं होता है तो उसको कम्प्लीटली फेंक दोगे। तो सेम वे में इसको सेल के अंदर वैसे नहीं होता, सेल की डेथ हो जाएगी, जिसको बोलेंगे प्रोग्राम सेल डेथ या फिर अपोप्टोसिस। अब देखो एग्जाम्पल कौन से है? नाइट्रोजन मस्टर्ड से, और एक ड्रग है सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन क्या करता है? कम्प्लीटली अल्कलेटिंग एजेंट है। अल्कलेटिंग एजेंट है और वो इसी तरह से इसका जो अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, सिमिलर वे में वो क्या करेगा कि क्रॉस लिंकेज कर देगा। कौन से? किसका किसका? यूजुअली बेस पेयरिंग कैसी होती है? ATGC, पर ये क्या करेगा? एक ही सी के साथ, तो क्रॉस मिसमैच रिपेयर होगा, तो वो रिपेयर मैकेनिज्म वहाँ पे काम करेगा। रिपेयर मैकेनिज्म काम करेगा, अगर रिपेयर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर वो जाएगा सेल डेथ के लिए, यानी कि अपोप्टोसिस हो जाएगा वहाँ पे। तो अब फर्स्ट वाला था अल्कलेटिंग एजेंट्स। नो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट कहाँ पे ऐड करेंगे? तो एंटी मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स हमने देखा था प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि जो भी इंटरमीडिएट मतलब जो भी फॉर्म होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म के अंदर अलग अलग जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है, कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे में जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको बोला जाता है मेटाबोलाइट्स। तो ये यहाँ पे क्या है? एंटी मेटाबोलाइट्स। ये क्या करेंगे? डीएनए आरएनए जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके प्रोडक्शन के टाइम पे, डीएनए या आरएनए के, तो उनके अंदर जो भी और स्पेशली जो एस फेज़ है, एस फेज़ के अंदर होगा ये सेल साइकिल के एस फेज़ में ये एक्ट करेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के वक्त ये क्या करेंगे? उनको इंटरप्ट कर देंगे। अब जैसे कि देखो यूजुअली क्या होगा, तो जो नाइट्रोजनस देखो एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये ऐसे ही बन गए क्या? नहीं बने। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रहेगा एक मेटाबॉलिक पाथवे, जो कि आपने मेटाबॉलिज्म में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा या फिर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा किसी ने। तो इनके लिए होता है कुछ एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे। अब जैसे बात कर लेंगे DUMP। DUMP से बनता है DTMP। ओके, तो DUMP क्या है? तो ओके, डाईयूरिडिन मोनोफॉस्फेटेस, आपने पढ़ा होगा ये पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे ऑलरेडी। देन जब भी मेटाबॉलिक पाथवे आते हैं तो याद रखो कि हर जगह पे कहीं ना कहीं एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अलग अलग एंजाइम्स यहाँ पे क्या कर, देखो DUMP से DTMP बनना है तो वहाँ पे क्या होगा? थाइमियोलेट सिंथेस, ये एंजाइम काम करेगा DUMP से DTMP बनने में। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? डायथाइमिडिन मोनोफॉस्फेटेस। तो यूजुअली आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि ये थाइमिन मेटाबॉलिक पाथवे का पार्ट है। थाइमिन कैसे बनता है? तो DUMP से DTMP बनता है। तो ये स्पेसिफिकली पूरा डिटेल में नहीं, जो स्पेसिफिक, अब देखो यहाँ पे मिथिलिन THF है, इससे क्या बनेगा? DHF। ओके, मिथिलिन ट्राईहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, देन उससे बनेगा DHF, डाईहाइड्रोफोलेट, देन उससे बनेगा THF जो कि होगा ट्राईहाइड्रोफोलेट। तो देखो मेटाबॉलिक पाथवे ये ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंस देखो यहाँ पे ड्रग एक्ट कहाँ कर रहे हैं। देन डाईहाइड्रोफोलेट से बनेगा THF,
THF बनेगा, देन THF से वापस से मिथिलिन ट्राई टेट्राहाइड्रोफोलेट। सो ये जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, कुछ साइकिल्स होते हैं वो जो कि रिपीट होते जाते हैं, ये रिपीट होते जाएंगे, ये ऐसे बनता रहेगा। अल्टीमेटली क्या देंगे, तो अब देखो ये THF बन गया, यहाँ पे उन्होंने बना दिया, अब THF से बनना चाहिए यहाँ पे, वापस से ये रिपीट होगा। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो एक और एंजाइम है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ओके, सो ये एक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मिथिलिन, सो ये है, ये साइकिल है, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ओके, ये साइकिल चलती रहेगी, ये बनती रहेगी। लेकिन देखो अभी हम किससे डील कर रहे हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ डील कर रहे हैं। तो एंटी कैंसर ड्रग्स मतलब ये नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है। ओके, ये नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है। तो एंटी मेटाबॉलिक पाथवे है, तो ये देखो इसके अंदर क्या बनेगा, ये अल्टीमेटली बनाएगा थायमिन। थायमिन क्या है, यहाँ पे कौन एक्ट करेगा, DNA मस्टर्ड्स, सिस्प्लैटिन याद है, तो वही वही सेम। एक ड्रग के मल्टीपल जो है उसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे थायमिन, जो DNA मस्टर्ड, देखो अब देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग ड्रग्स है, तो यहाँ पे देखो 5-फ्लोरोयूरासिल जो कि फॉर्म कर देगा फ्लोरोडाईयूरिडीन मोनोफॉस्फेटेस, यहाँ पे कर देगा इसकी एक्टिविटी ब्लॉक। यहाँ पे रहेंगे अलग अलग इनहिबिटर्स, ये जो थाइमियोलेट सिंथेस है उसका इनहिबिटर यहाँ पे काम कर सकता है, उसके इनहिबिटर जो ड्रग्स रहेंगे वो उसको इनहिबिट कर देंगे। तो DUMP से DTMP बनने का सफ़र जो है वो बीच में रुक जाएगा। बीच में रुक जाएगा मतलब आगे जो बनने वाले हैं, आगे क्या बनने वाले हैं, आगे जो भी बनेंगे। अब देखो यहाँ पे मिथिलिन टेट्रा हाइड्रोफोलेट, सो अलग अलग एंजाइम है, उनकी एक्टिविटी ब्लॉक करेंगे। सो सारे जो भी एक्टिविटी है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जितने भी एंजाइम्स है, ये जितने भी यहाँ पे एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे। देन अलग अलग ड्रग्स हो सकते हैं। देन जो मेटाबॉलिक पाथवेज है अलग अलग, उनको मेटाबॉलिक पाथवेज को ब्लॉक कर देना। ओके, अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इनका पाथवे ब्लॉक हो गया, मेटाबॉलिक पाथवे ब्लॉक हो गया। तो देखो अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल थायमिन बन गया, साइटोसिन भी बन गया, बट यहाँ पे अगर एडेनिन या ग्वानिन नहीं बना, तो थायमिन और साइटोसिन किसको जाके बाइंड करेंगे, उनको बाइंड करने के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है ना, तो बाइंड कैसे करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट